हेलो माई सेल्फ मीनू दास और मैं आपके लिए लाई हूँ NCERT शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स रिवीजन कम टाइम में आप जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे ईजिली वे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो प्लांट ग्रोथ होता है क्या है? बेसिकली प्लांट में ग्रोथ का पैटर्न कैसे चलता है, कैसे ग्रोथ होता है, ये सारा चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में। तो प्लांट ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ, मतलब प्लांट के जो ये वाला पार्ट होता है इसका लेंथ में इंक्रीज होना, इसके मतलब हाइट में इंक्रीज होना। एक होता है ब्रेथ में इंक्रीज होना, इसका चौड़ाई मोटाई बढ़ना, मोटाई में इंक्रीज होना, गर्थ बढ़ना, उसको मोटाई बोलते हैं। और एक होता है ऊंचाई बढ़ना, मतलब हाइट उसका बढ़ता है। तो यहाँ पे प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसमें क्या होता है? लेंथ इंक्रीज करता है, गर्थ इंक्रीज करता है एंड पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम बढ़ते जाता है फिर होते जाता है। इसमें जो प्लांट में अगर मेजरली अगर बोला जाए तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना वो कंटिन्यूसली होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो इसमें फिर क्या होता है? लीफ, फ्लावर, फ्रूट, एपियर होते हैं। प्लांट का ग्रोथ होता है तो क्या बनता है? फ्लावर, लीफ आता है, फ्लावर आता है, उसके बाद में फल आता है, फ्रूट आता है। एपियर ऑन प्लांट बॉडी एंड फॉल पीरियडिकली। और उसके बाद क्या होता है? एक जैसे मान लीजिए कोई भी फ्लावर आया तो एक सर्टेन पीरियड होता है, उसके बाद वो फ्लावर क्या हो जाएगा, उसके बाद वो सूखने लगेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, उसका सीनेंसेंस कंडीशन हो जाएगा, फिर वो फॉल होने लगेगा, गिरने लगेगा। उसी तरीक़े से लीफ भी होता है। अगर लीफ किसी प्लांट में हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे वो क्या था? सीनेंसेंस चला जाता है ओल्ड स्टेज में, उसके बाद वो फॉल होने लगता है। तो चाहे वो लीफ हो या फ्लावर हो या फ्रूट हो तो एक सर्टेन पीरियड के बाद वो क्या हो जाता है? फिर फॉल होने लगता है उसका। ठीक है, उसमें तो इस तरीक़े से हम लोग देखते हैं जो प्लांट में ग्रोथ होता है तो उसमें क्या होता है? तो जैसे सीड होता है तो सीड से सीडलिंग प्रोसेस, उसके बाद सीडिंग बनता है, उसके बाद प्लांटलेट आता है, इससे फिर मैच्योर प्लांट बनता है, मैच्योर प्लांट फिर फ्लोइंग प्लांट आता है, फ्लोइंग प्लांट से फिर सीड आता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यूसली एक चलते रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ग्रोथ में क्या आता है? ग्रोथ हमारा क्या है? मोस्ट फंडामेंटल। अगर ग्रोथ बोला जाए तो ग्रोथ क्या आता है? मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग। जो ग्रोथ होता है वो क्या है? आपका लिविंग का एक फंडामेंटल फीचर है एंड कॉन्सिक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग्स का। और ग्रोथ क्या आता है? रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एंड एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो मान लीजिए अगर कोई प्लांट है या एनिमल्स है तो उस सारे में क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है, रिस्पायरेशन चलता है, उसके बाद में डाइजेशन चलता है। तो ये सारा में क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन काम करता है, जिससे क्या होता है? कभी क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होता है, कभी बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसमें क्या है? बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, वही हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। उसमें क्या होता है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी लगता है, ATP लगता है। इसके बाद देखते हैं प्लांट ग्रोथ क्या होता है? इनडिटर्मिनेट होता है। हम लोग प्लांट की ग्रोथ को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, एक निश्चित बता नहीं सकते हैं। तो ये क्या होता है? कैपेसिटी होता है अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो थ्रू आउट लाइफ होता है, पूरे लाइफ में। बट जो एनिमल्स होता है उसमें क्या होता है? एक डिटरमाइन होता है, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका ग्रोथ है, लेकिन प्लांट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। और क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? उसका लोकेशन होता है प्लांट बॉडी में कुछ जहाँ पे क्या होता है? ये एक्टिव सेल डिवीजन होता है। जो मेरिस्टेम होता है, जब भी ये वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है कि वहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन हो गया, मतलब कंटिन्यूसली रैपिड ग्रोथ चल रहा है प्लांट में। एंड एक्टिवली ऑलवेज एडेड न्यू सेल, और हमेशा न्यू सेल का फॉर्मेशन करते रहता है, क्योंकि हमेशा डिवाइड करते रहता है। उसके बाद में क्या होता है? इस कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, एक्टिव सेल डिवीजन होता है यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं जो प्राइमरी ग्रोथ होता है ना वो ऑलवेज क्या होता है? कंट्रीब्यूट क्या करता है? इलोंगेशन ऑफ द प्लांट लॉन्ग एक्सिस चेन। इलोंगेशन, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ये ऐसा था, इसमें इलोंगेशन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इतना इसका ब्रेथ में इंक्रीज हो जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगा, तो इलोंगेट कर गया यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं जो डाइकोट प्लांट होता है या जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम अपीयर लेटर इन लाइफ। जो एपिकल में जो लेटरल होता है, मेरिस्टेम भी दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपका लेटरल मेरिस्टेम आता है जो कब आएगा? बाद में आता है लाइफ में। इसमें क्या आता है? लेटरल में वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम, ये लेटरल मेरिस्टेम का टाइप्स होता है। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। एक था प्राइमरी ग्रोथ, ये क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, ये बाद में आता है।
उसके बाद में क्या बोला गया है कि ग्रोथ क्या होता है, कैन बी मेजरेबल, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं किसके बेसिस पे, इंक्रीज इन फ्रेश वेट के बेसिस पे या ड्राई वेट के बेसिस पे। तो फ्रेश वेट और ड्राई वेट क्या होता है, फ्रेश वेट में आपका इसमें पानी का अमाउंट भी रहता है, जो ड्राई वेट होता है ना पूरा ड्राई होता है, सूखा रहता है। और इसमें लेंथ के बेसिस पे बता सकते हैं एरिया एंड वॉल्यूम एंड द सेल नंबर, सेल का नंबर को काउंट करके बता सकते हैं ग्रोथ को, कैन भी मेजर कर सकते हैं, कैन भी, ठीक है। एंड एपिकल मेरिस्टेम सेल क्या होता है, रूट ऑफ माइच गिवन राइज टू, इतना सेल देता है कौन, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द माइच। अगर माइच की बात करते हैं तो वो 17,500 न्यू सेल पर आवर फॉर्म करता है, ठीक है। और वाटरमेलन की बात करते हैं तो वो क्या करता है, 3,15,000 टाइम्स वो ग्रोथ उसका इंक्रीज साइज करते रहता है सेल में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो फेज ऑफ ग्रोथ होता है, फेज ऑफ ग्रोथ तीन होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मेटिव फेज या मेरिस्टेमेटिक फेज बोलते हैं, दूसरा होता है इलोंगेशन या इलार्जमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि इलार्ज हो रहा है, मोटाई बढ़ रहा है। और एक होता है मैचुरेशन फेज, मतलब वो मैच्योर हो चुका है पूरी तरीक़ा से। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग फॉर्मेटिव फेज क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक, जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेटिव फेज इज आल्सो कॉल्ड एज द फेज ऑफ द सेल फॉर्म या सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या सेल डिवीजन चलता है। इट्स अकर इन द रूट एपेक्स, ये जो रूट एपेक्स मतलब क्या, रूट का अपर वाला पार्ट, तो रूट एपेक्स पे होता है और सूट एपेक्स मतलब रूट के ऊपर वाला पार्ट में और सूट के ऊपर वाला पार्ट में। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो एपिकल आपका जो मेरिस्टेम का प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा मेनली हो रहा है, रूट एपिकल मेरिस्टेम है और सूट एपिकल मेरिस्टेम वाले पार्ट में, वहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है। यहाँ पे क्या रीजन है भी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे कैसा टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। एंड द रेट ऑफ द रिस्पायरेशन वेरी हाई, इसमें यहाँ पे क्या है, इस रीजन में आपको रेट ऑफ रिस्पायरेशन वेरी हाई इन दी सेल अंडरगोइंग माइटोसिस डिवीजन इन द फॉर्मेटिव फेज। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन का रेट क्या आता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि फेज ऑफ इनलार्जमेंट, एक फेज जो होता है जिसमें क्या होता है, पहले तो एक्टिव सेल डिवीजन चला, दूसरी कंडीशन क्या होगा, इनलार्ज होगा। जैसे यहाँ पे प्लांट ऐसा साइज था, इसके बाद इनलार्ज हो गया, इसका गर्थ इंक्रीज हो गया, मोटाई बढ़ गया। तो इसमें क्या हुआ, फेज इनलार्ज न्यू सेल प्रोड्यूस फॉर्मेटिव फेज अंडरगो इनलार्जमेंट, इनलार्जिंग दिस सेल, सेल में इनलार्जमेंट हुआ। ऑल्सो डेवलप्ड वैक्यूल्स, इसमें क्या हुआ, एक वैक्यूल भी डेवलप हुआ। दैट फर्दर इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सेल, जो क्या किया, सेल के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद क्या है, सेल एनलार्जमेंट अकर इन ऑल डायरेक्शन, सेल का जो एनलार्जमेंट होता है ना, ये ऑल डायरेक्शन होता है विथ मैक्सिमम इलोंगेशन एंड कंडक्टिंग टिश्यू फाइबर। तो ये कहाँ पे ज़्यादा इलाज हो रहा है, मैक्सिमम इलोंगेशन, कंडक्टिंग टिश्यू जो कंडक्ट कर रहा है, जैसे वाटर मिनरल्स का कंडक्ट करेगा या प्लांट के मतलब अलग अलग डायरेक्शन है पार्ट में, जैसे कि जाइलम फ्लोएम हुआ उस वाले पार्ट में, एंड फाइबर में। तो इस यहाँ पे क्या हो गया है, ज़्यादा मैक्सिमम इलोंगेशन देखने को मिलता है। इसके बाद देख रहे हैं कि फेज ऑफ मैचुरेशन, जो यहाँ पे फेज मैचुरेशन होता है, क्या होता है यहाँ पे, लार्ज सेल डेवलप इनटू स्पेशल पार्टिकुलर टाइप, जो यहाँ पे जो टाइप होता है यहाँ पे इलाज होता है, तो इसका एक अलग पार्टिकुलर टाइप होता है जो कि कहाँ अंडर होता है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। मतलब वो जितना भी प्रोसेस चल रहा है ग्रोथ में, जैसे मान लीजिए सेल डिवीजन चला है मेरिस्टेमेटिक में वाला, फिर लार्ज करा, फिर मैच्योर करा, तो एक अलग अलग फेज इसमें दिखाया जा रहा है। तो इसको हम लोग किस किस पार्ट से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एक होता है ग्रोथ रेट, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट किसको बोलेंगे कि जो पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको हम लोग ग्रोथ रेट बोलते हैं। एंड ग्रोथ रेट में क्या होता है, मे बी अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होता है, अर्थमेटिक ग्रोथ में होता है कि द रेट ऑफ द ग्रोथ इज कांस्टेंट इंक्रीज इन ग्रोथ अकर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मान लीजिए 2 से 4 बना, 4 से 6 हुआ, 6 से 8, 6 से 8 हुआ, तो ये क्या हुआ, एक अर्थमेटिक ग्रोथ कर रहा है। इट इज फाउंड इन द रूट एंड सूट एलोंगेशन। और ये जो अर्थमेटिक ग्रोथ होता है ये कहाँ पे होता है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको रूट वाले और सूट वाले एलोंगेशन वाले पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहाँ आता है, हियर इनिशियल ग्रोथ इन स्लो ग्रोथ होता है यहाँ पे। हियर इनिशियल जो पहला ग्रोथ होता है ना, जैसे स्टार्टिंग का फेज है, तो ज्योमेट्रिकल में जो स्टार्टिंग का फेज होता है वो स्लो होता है, स्लो करके फिर वो मतलब इंक्रीज होता है, फिर वो जाके क्या होता है, मतलब डाउन हो जाता है। तो एक इस तरीक़ा से प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, जो इनिशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है वहाँ पे पहले स्लो होता है, स्लो जैसे मान लीजिए लैग फेज,
तो लैग फेज क्या होता है, स्लो फेज होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ में। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज करता है, मतलब पहले लैग फेज आता है, उसके बाद लॉग फेज होता है। तो लॉग फेज में जो होता है ना ज्योमेट्रिक ग्रोथ मतलब बहुत ज़्यादा रैपिड होने लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल था, इनिशियल से लैग फेज था, फिर लॉग फेज आया, फिर लॉग से फिर नीचे घटने लगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे लैग फेज में क्या स्लो ग्रोथ था, फिर यहाँ पे इंक्रीज लॉग में, इसके बाद में फिर क्या हुआ, ये नीचे डिक्रीज करने लगा। तो एवरी सेल डिवाइड करता है इसमें, एंड द डॉटर सेल ग्रो, डॉटर सेल क्या ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, एंड दैट ग्रांड डॉटर सेल क्या आ जाएगा, एंड रिजल्ट इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इस ग्रोथ को क्या बोले, किस में ये हो जाएगा, रिजल्ट इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोला जाता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ को, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप्स दिखाया गया है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ को। तो ये आपका अरिथमेटिक ग्रोथ है। यहाँ पे देखिए 1 से फिर 2 बना, 2 से 3, 2 से 4 हुआ, 4 से 1 8, मतलब एक वे में मतलब यहाँ पे इंक्रीज करेगा, एक साइड से यहाँ पे इंक्रीज करेगा। और ज्योमेट्रिक में देखोगे तो आप दोनों साइड से इंक्रीज कर रहा है, इस वाले पार्ट से इधर से। एक यहाँ पे क्या आप कांस्टेंट है, कांस्टेंट इधर से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, पहले जाइगोट आया था, जाइगोट में फिर जो डिवीजन हुआ, ज्योमेट्रिक फेज और सेल डिवाइड किया, फिर क्या हुआ, 1 से यहाँ पे 4 सेल बना, फिर 4 से बहुत सारे सेल बन गया है। तो अरिथमेटिक फेज यहाँ पे, सॉरी यहाँ अरिथमेटिक फेज यहाँ पे दिखाया गया है। एंड यहाँ पे बताया कि अरिथमेटिक फेज यहाँ पे क्या, सेल डिवाइड, ये वाला जो पोर्शन है ये सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन, इसके पास में एबिलिटी है कि डिवाइड करने का। और जो इस टाइप का सेल है इसमें क्या है, लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, मतलब ये सेल जो है ना लूज कर चुके हैं डिवीजन की एक्टिविटी को। और इसमें डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया अरिथमेटिक ग्रोथ का, पहले हम लोग देखा, उसके बाद ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखे जिसमें क्या था, लैग, लॉग एंड सिनेंसेस, फिर बाद में वो डिक्रीज होने लगा था। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ एंड द स्टेज ड्यूरिंग द सी क्या है, स्टेज ड्यूरिंग द एम्ब्रायो डेवलपमेंट एंड शोइंग द ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक फेजेज, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक फेज दिखाया गया इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में हम लोग को ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक दोनों बताया गया है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे ग्रोथ कर्व देख रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व क्या आता है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म वेयर द ग्रो इन न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, इसमें ग्रोथ दिखाया गया है। ये आपका क्या है, अरिथमेटिक वाला है, ये आपका ज्योमेट्रिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया गया है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट क्या है, इंक्रीज कर रहा है ग्रोथ में, कांस्टेंट लिनियर ग्रोथ एप्लोट लेंथ एल अगेंस्ट द टाइम टी, ठीक है। और इसमें भी क्या दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए पहले क्या है, लैग फेज है, लैग फेज क्या होता है, स्लो फेज होता है। उसके बाद में लॉग फेज आता है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब इंक्रीज करता है, फिर एक्सपोनेंशियल फेज आता है, फिर स्टेशनरी फेज आता है। स्टेशनरी फेज मतलब ग्रोथ अब आगे इंक्रीज नहीं करेगा, अब वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार का कर्व दिखने को मिलेगा ग्रोथ में, सिग्मोइड ग्रोथ, इसको सिग्मोइड ग्रोथ कर्व हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या आता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, इसका एक फॉर्मूला आता है एक्सपोनेंशियल का, W इनिशियल एवर W नॉट ई आर टी, ई पे पावर आर टी, एंड W जो आई है आपका फाइनल साइज होगा, एंड W नॉट आपका इनिशियल साइज होगा, एंड आगे ग्रोथ रेट होता है, एंड T आपका टाइम ग्रोथ हो जाएगा, एंड E क्या बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, एंड इसका वैल्यू होता है 2.718, ऐसे 2.72 हम लोग ले सकते हैं। एंड क्वांटिटिव कंपेरिजन बिटवीन द ग्रोथ एंड द लिविंग सिस्टम कैन बी मेड बाय, तो हम लोग कुछ कंपेरिजन देखेंगे ग्रोथ ऑफ द लिविंग सिस्टम का। तो यहाँ पे क्या होता है, मेजरमेंट एंड कंपेरिजन द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, मतलब ये मेजरमेंट कितना ग्रोथ अभी इंक्रीज किया, पहले कितना ग्रोथ था, तो ये आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ हो गया। जैसे मान लीजिए ये प्लांट था, तो यहाँ पे ये इतना भी इसका साइज था, इसके बाद थोड़ा देर बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में इसका साइज इतना इंक्रीज हुआ। तो ये क्या, पहले इसका इतना ग्रोथ था, इसके बाद इतना इंक्रीज हो गया। तो दोनों का क्या हुआ, कंपेरिजन अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसका टोटल ग्रोथ पर यूनिट एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलेंगे दोनों के कंपेरिजन को, ठीक है। एंड द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड इन द कंपाउंड बेसिस इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। और दोनों का अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव आ जाएगा किसी चीज़ का, जैसे इतना ग्रोथ था इतना इंक्रीज हुआ, अगर दोनों का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव ग्रोथ में आ जाएगा वो। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ द ग्रोथ का देखते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन ऑफ द ग्रोथ इंक्लूड वाटर, मतलब बहुत सारे फैक्टर होता है जो क्या करता है, किसी प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करता है। जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसेंशियल एलिमेंट हो गया। अगर प्लांट को कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा, प्लांट को अफेक्ट करेगा। मैग्नीशियम नहीं मिलेगा तो राइबोसोम के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर अगर क्लोरीन नहीं रहेगा तो फर्टिलाइसिस ऑफ वाटर में प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो वाटर इज क्या होता है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सेल इनलार्जमेंट। वाटर किस लिए रिक्वायर्ड होता है, सेल को इनलार्ज करने के लिए, उसका ग्रोथ को मतलब ब्रेथ को इंक्रीज करने के लिए, एंड मेंटेनिंग द टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए। एंड वाटर क्या करता है, आल्सो प्रोवाइड ए मीडियम, वाटर क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए, एंजाइमेटिक कंडीशन के लिए। इसके बाद देखते हैं प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है, वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, जिससे मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें क्या था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या, जिसका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा में रिक्वायरमेंट होता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या था, थोड़ा सा कम अमाउंट में उसका रिक्वायरमेंट था। एक्ट एज ए सोर्स ऑफ द एनर्जी, ये एनर्जी के सोर्स पे काम कर रहा है। एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, प्लांट को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, अगर उससे कम मिला, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाएगा। एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन, अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे मान लीजिए ह्यूमिडिटी कैसा इन्वायरमेंट में, वो भी अफेक्ट करता है प्लांट के ग्रोथ को। एंड द इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रोथ के लिए ये इसेंशियल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल प्रोड्यूस बाय द ऑप्टिकल मेरिस्टेम बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो सेल प्रोड्यूस होता है ऑप्टिकल मेरिस्टेम क्या होता है, स्पेशलाइज होता है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एंड दिस इज एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं मैचुरेशन को। दिस एक्ट मैचुरेशन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है, लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, अगर कोई सेल है एंड डिफरेंशिएटेड सेल है और उसने क्या किया, अपने कैपेसिटी को डिवीजन को लूज कर दिया, लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवीजन एंड कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। और उसमें क्या है, मतलब वो अपना कैपेसिटी को दोबारा रिटर्न कर सकता है, मतलब फिर से वो अपनी कंडीशन में आ सकता है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अगर कोई सेल लूज कर गया अपना कैपेबिलिटी को डिवीजन करने का और फिर उसमें आ गया तो क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन होता है। किसमें मिलता है, कैम्बियम एंड कॉल कैम्बियम, ऐसा देखने को मिलता है। और कुछ होता है जैसे डिफरेंशिएटेड सेल है, कैन डिवाइड, मतलब डिवाइड कर रहा है एंड प्रोड्यूस सेल अगेन द लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। पहले वो डिवाइड किया, उसके बाद क्या किया, फिर वो लूज कर दिया अपने कैपेसिटी को डिवाइड करने का। बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और मैच्योर करके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो अपने मतलब वापस नहीं आ सकता उसको डिवीजन का एक्टिविटी को। तो इसको क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन कहते हैं हम लोग। ये आप दोबारा मतलब लॉस कहते हैं, रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या है इसका, अगर डिफरेंशिएटेड सेल है, डिफरेंशिएटेड सेल है, आई कैन डिवाइड कर रहा है, प्रोड्यूस सेल लूज कर दिया दोबारा, मतलब एक बार तो लूज किया था फिर दोबारा लूज कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कैसे कैसे ग्रोथ होता है। पहले सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता है, मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, उसके बाद में प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता है, उसके बाद में क्या होता है, एक्सपेंशन, मेरिस्टेमेटिक सेल था, उसके बाद में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, इलोंगेशन, मतलब उसका जो ब्रेथ था इंक्रीज, मोटाई में इंक्रीज किया, फिर मैच्योरेशन हो गया, मैच्योर सेल बना। मैच्योर सेल से क्या होता है, कोई भी प्लांट होता है जो ग्रोथ करता है तो पहले वो थोड़ा सा यंग होता है, छोटा सेल है तो यंग होगा, यंग से क्या हो जाएगा, फिर वो बुढ़ापा मैच्योर हो जाएगा। पहले तो पूरा एडल्ट में मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद वो फिर बूढ़ा ओल्ड कंडीशन में आ जाएगा, जिसको हम लोग सीनेंसेंस बोलते हैं प्लांट के लैंग्वेज में। प्लांट ऐसे प्लांट के अगर स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड मतलब वर्ड के लिए सीनेंसेंस बोलेंगे। उसके बाद क्या वो डेथ हो जाएगा उस प्लांट का। तो ये एक प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट कैसे होता है प्लांट में। तो डेवलपमेंट में क्या था, इट इज ए सेक्वेंस ऑफ इवेंट, एक इवेंट होता है एंड दैट अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सेल एन ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स सीड जर्मिनेशन। इसमें डेवलपमेंट में क्या होता है, सीड जर्मिनेशन होता है, उसके बाद ग्रोथ करता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है, फिर मैच्योर करता है। मैच्योर होने के बाद प्लांट में क्या आता है, फ्लोवरिंग कंडीशन आता है, फिर सीड फॉर्मेशन होता है, उसके बाद सीनेंसेंस आता है, ओल्ड कंडीशन में फिर वो डाई कर जाता है, मर जाता है। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक है मतलब प्लांट ग्रोथ का रेगुलेटर, जो कि क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को रिटार्ड भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है, सपोर्ट करता है। एंड एक एक्टिवेटर होता है, एक होता है उसको रोकने वाला। तो एक होता है एक सिंपल, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है क्या होता है, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डिवर्स केमिकल कंपोजिशन। तो इसका केमिकल कंपोजिशन का बना होता है, जैसे मान लीजिए इंडोल कंपाउंड होता है, तो इसका एग्जांपल क्या आता है, इंडोल कंपाउंड का इंडोल एसिटिक एसिड आता है, जिसमें क्या आता है, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का ही इंडोल एसिटिक एसिड है ये। एंड एडेनिन डेरिवेटिव, अगर एडेनिन डेरिवेटिव बोलते हैं तो इसमें आता है आपका काइनेटिन का बात आता है, N6 फॉर प्यूरेनाइल एमिनोप्यूरिन। तो ये इसका एक केमिकल नेम है यहाँ पे। तो काइनेटिन इसका डेरिवेटिव है। अगर कैरोटिनॉइड की बात करते हैं तो इसमें एब्सिसिक एसिड आता है ABA, जो कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं ABA को।
और तारपीन, तारपीन से क्या डेवलप होता है, जिबरेलिक एसिड, ये इसका डेरिवेटिव्स है एंड इसको GS से सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। गैसेस, गैसेस में क्या आता है, इथाइलिन आता है, C2H4। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं इसके भी दो होते हैं, एक होता है प्रोमोटर जो प्रोमोट करेगा किसी काम को, और एक होता है इनहिबिटर जो उस काम को रोक देगा, मतलब इनहिबिट कर देगा। तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर में कौन कौन एक कैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेल इनलार्जमेंट में, पैटर्न फॉर्मेशन में, मतलब कैसे ग्रोथ चलना है उसका पैटर्न क्या होगा, एंड ट्रोपिक ग्रोथ में, एंड फ्लावरिंग में, मतलब फ्लावर आना है उस कंडीशन में हेल्प करेगा कि मतलब कि अगर कोई भी कंडीशन, जैसे कोई सीजन है तो उस सीजन में अगर प्लांट को फ्लावरिंग नहीं आ रहा है तो उस प्लांट को तो रेगुलेटर का अगर हम लोग उसको मतलब छिड़काव करेंगे, उसको मतलब उसमें डालेंगे, यूज करेंगे, तो उसमें क्या होता है, फ्लावरिंग को इनिशिएट कर देगा अगर किसी में फ्लावरिंग नहीं आ रहा है। तो ये इसमें हेल्प करता है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। और क्या कहता है, फूटिंग में, अगर फूट नहीं आ रहा है तो उसमें फूटिंग में हेल्प करेगा, फिर सीड फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। एंड ऑक्सिन, जिबरेलिक एंड साइटोकाइनिन, ये जो तीन है ना, ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं। कौन कौन सा, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। अब देखते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिशन, इसमें कौन कौन आते हैं। तो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या है, ये स्ट्रेस हार्मोन है, एंड इथाइलिन जो क्या होता है, प्लांट को रैपनिंग में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, रिस्पॉन्स टू बाउंड एंड स्ट्रेसेस, स्ट्रेस कंडीशन में ये डेवलप होता है। डोरमेंसी एंड एब्सेशन, अगर मान लीजिए डोरमेंसी कंडीशन या सीनेंशियल कंडीशन, मतलब वो ऑल्ड स्टेज में चल गया है, अब प्लांट को इसी के उसके लीव वाले पार्ट को रिमूव होना है, फॉल होना है, तो इसमें डोरमेंसी कंडीशन में ये प्लांट को इनहिबिशन इसमें मतलब हेल्प करता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के कुछ फंक्शन देखेंगे हम लोग। तो ऑक्सीजन को फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन किससे किया गया था, ह्यूमन यूरिन से किया गया था, पहला ऑक्सीजन को निकाला गया था। ठीक है, आइसोलेट किया गया था। एंड सिंथेसिस एट द ग्रोइंग एपिक्स ऑफ द स्टेम, जो ऑक्सीजन का जो सिंथेसिस होता है कहाँ पे होता है, जो आपका एपिक्स वाला पार्ट होता है ना स्टेम का, उस वहाँ पे होता है। एंड मेनली एंड द स्लाइड ऑन द रूट एपिक्स, मतलब रूट एपिक्स के स्लाइड पोर्शन पे ये डेवलप्ड होता है। और नेचुरल ऑक्सीजन क्या क्या होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटाइक एसिड। तो IAA एंड IBA ये क्या होता है, नेचुरल ऑक्सीजन होता है। और कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन भी होते हैं, जैसे आपका Na हो गया, 2,4-D हो गया, ये क्या होता है आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन का क्या फंक्शन होता है, रूट इनिशिएशन में और स्टेम कटिंग में, उसके बाद प्रमोशन ऑफ द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में अगर फ्लावरिंग को इनिशिएट करना है तो इसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। और किस में यूज करेंगे, प्रिवेंट अर्ली स्टेज ऑफ फ्रूट, मतलब अर्ली स्टेज में फ्रूट फॉल नहीं हो, लीफ ड्रॉप नहीं करे, तो इसके लिए हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। बट प्रोमोट द एब्सेशन ऑफ द ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट, बट ऑक्सीजन का काम क्या है, अगर कोई प्लांट में लीव वाला पार्ट ओल्ड हो चुका है तो उसको वो नीचे मतलब फॉल करा देगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या हेल्प करता है। ये प्रमोशन ऑफ द एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है, मतलब किसी भी प्लांट का पार्ट है तो उसके ये मतलब हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा कंपेयर टू लेटरल वाला ब्रांच को इंक्रीज करने में। तो जो आपका ऑक्सीजन जो होता है ना वो मेजरली मतलब हाइट को इंक्रीज करने में ज़्यादा उसका हेल्प करता है, रोल रहता है उसको। एपिकल डोमिनेंस, दैट्स वाई डिकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन द टू प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग विच इज यूज्ड इन द टी प्लांटेशन एंड हैच मेकिंग। इसीलिए प्लांट में जो बहुत सारे, जैसे मान लीजिए टी का प्लांट है तो उसमें क्या किया जाता है, उसके प्लांट को उसको अगर उसका ग्रोथ बढ़ाना है, मतलब मान लीजिए इसका ब्रांचिंग को इंक्रीज करना है तो क्या किया जाता है, डिकैपिटेशन किया जाता था, मतलब उसके जो प्लांट का जो अपर वाला पार्ट होता है ना उसको कट कर दिया जाता था, उसको डिकैपिटेशन बोलते हैं। एंड ये क्या करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, हेल्प इन सेल डिवीजन, तो ऑक्सीजन सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है और जाइलम डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। और ये क्या करता है, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, किस में, टोमेटो में पार्थिनोकार्पी में हेल्प करता है। एंड यूज्ड एज हर्बिसाइड, जो 2,4-D होता है वो हर्बिसाइड का तो यूज किया जाता है डाइकोट को बीट को हटाने में। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट लगा हुआ है, मोनोकोट है, अगर उसमें कोई डाइकोट अगर कुछ ऐसे बीट के तरह का इंक्रीज ग्रोथ हो गया है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ये कभी भी मतलब मोनोकोट को तो हार्म नहीं करेगा लेकिन डाइकोट बीट्स को वहाँ से निकाल देगा। एंड जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन प्रमोशन में ऑक्सीजन का योगदान होता है, मतलब वो हेल्प रोल उसका प्ले करता है। एंड जिबरेलिन,
तो जिबरेलिन में क्या आता है, मोर देन 100 जिबरेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से इसको रिपोर्ट किया गया, निकाला गया है। एंड जो GA3 होता है वो फर्स्ट जिबरेलिन है जिसका डिस्कवर्ड किया गया था एंड मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडी, सबसे ज़्यादा स्टडी अगर बात किया जाए तो GA3 का किया गया था। एंड द इलोंगेट एंड इम्प्रूव द शेप ऑफ फूड लाइक एप्पल एंड ग्रेप्स, अगर किसी भी मतलब प्लांट है उसका जो फूड को अगर शेप को ये करना हो, एक इम्प्रूवमेंट देना हो, तो ये कौन करता है, जिबरेलिन करता है। किस में, एप्पल और ग्रेप्स में। एंड ये क्या करता है, डिले इन सीनेंसेंस, मतलब ओल्ड स्टेज को डिले करता है किसी भी प्लांट में आने से, ठीक है। एंड ये क्या हेल्प करता है, दच फूड कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर एंड द एक्सटेंड फॉर द मार्केट पीरियड, अगर मान लीजिए कोई भी फूड्स है उसको मार्केट पीरियड तक रखना है तो इसको हम यहाँ पे जिबरेलिन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ओल्ड स्टेज आने से रोकता है, डिले इन सीनेंसेंस, इसलिए इसको हम यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है, इंक्रीज इन यील्ड ऑफ शुगर कैन, ये शुगर कैन की यील्ड को इंक्रीज करता है, क्योंकि इलोंगेशन में हेल्प करता है, किसी प्लांट को मोटाई को इंक्रीज करने में जिबरेलिन हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि शुगर कैन का अगर उसका ब्रेथ को इंक्रीज करना, मोटाई का बढ़ाना हो तो इसमें क्या करना होगा, हम लोग जिबरेलिन यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, 20 टन पर एकड़ हम लोग इसका मतलब इसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यील्ड बढ़ा सकते हैं। एंड स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस, अगर माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करना हो, इंक्रीज करना हो ब्रूइंग इंडस्ट्री में, तो इस हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अर्ली मैच्योरिंग इन कॉनिफर्स लीडिंग टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन, ये अर्ली सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड प्रोमोट द बॉल्टिंग प्रोसेस में प्रोमोट करता है, जैसे इंटरनोड इलोंगेशन होगा, जैसे प्लांट का दो पार्ट है, यहाँ पे एक नोड है, तो ये दोनों के बीच का पार्ट क्या होता है, इंटरनोड होता है, तो इसकी इलोंगेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है कौन, जिबरेलिन। एंड किस में ये इसका हेल्प यूज किया जाता है, बीट हो गया, कैबेज हो गया, अनदर रोजेटी ऑफ लीव्स में, रोजेट प्लांट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन में क्या है इसका, जिस डेरिवेटिव काइनेटिन का ये डेरिवेटिव होता है सिंथेटिक, ये सिंथेटिक होता है साइटोकाइनिन। एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन, ये किससे मॉडिफाई किया गया है, इसको एडेनिन से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA, इसको कैसे मतलब निकाला गया है, ऑटोक्लेव करके हेरिंग स्पर्म ऑफ DNA का, ठीक है। और एक जिएटिन होता है, जिएटिन क्या होता है, नेचुरल साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। एंड इसको किससे आइसोलेट किया गया, इसको आइसोलेट किया गया कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क से इसको आइसोलेट किया गया है। एंड नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर, तो नेचुरल साइटोकाइनिन कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा हो, जैसे रूट एपिक्स वाले पार्ट पे, एंड डेवलपिंग शूट बर्ड में एंड यंग फ्रूट में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है उस वाले पोर्शन में आपको नेचुरल साइटोकाइनिन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोमोट न्यू लीव्स, मतलब न्यू लीव्स को प्रोमोट करता है उस मतलब ग्रो करने में, उस प्लांट से निकलने में। एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स एंड लेटरल शूट ग्रोथ, लेटरल जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, इसका लेटरल ब्रांचिंग को इंक्रीज करना है, तो इसमें क्या यूज करते हैं, साइटोकाइनिन का यूज करते हैं। तो एक बात आप याद रखना, अगर हम लोग ऑक्सीजन अपॉन साइटोकाइनिन को इंक्रीज करते हैं तो वो क्या करेगा, हाइट को इंक्रीज करेगा। अगर साइटोकाइनिन अपॉन ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्या करेगा, रूट के ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, ये बात याद रखना। इसके बाद देखते हैं, और ये क्या करता है, ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, क्योंकि ये हाइट को इंक्रीज नहीं करता, ये लेटरल वाले प्लांट के ब्रांचिंग को मतलब फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसीलिए। एंड ये क्या करता है, प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबाइलाइजेशन एंड सो हेल्प इन डिले इन सीनेंसेस इन लीव्स। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आयंस है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो इसका ये मतलब उस प्लांट में जाने में, मिनरल को सप्लाई करने में ये हेल्प करता है कौन, साइटोकाइनिन। क्यों करता है ये, क्योंकि उसमें सीनेंसेस को रोका जाए, डिले किया जाए और स्टेज आने को उस लीफ में, ठीक है। अब देखते हैं इथाइलिन क्या है, हमारा गैसेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ठीक है। तो सिंथेसाइज्ड लार्जली बाय टिश्यू अंडरगोइंग सीनेंसेस, तो इसे कहाँ से मतलब सिंथेसाइज किया जाता है लार्जली, इसे सीनेंसेस वाले पोर्शन से किया जाता है। एंड राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, जो फ्रूट का जो राइपनिंग होता है वो किसका हेल्प होता है इसमें, इथाइलिन का, ठीक है। तो इथाइलिन लीड्स टू क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द डाइकोट सीडलिंग
एंड सॉइलिंग ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के सॉइलिंग में हेल्प करता है, एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड क्या करता है, प्रमोशन ऑफ द सीनेंसेंस कंडीशन लाने में हेल्प करता है, एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गेन्स स्पेशली इन लीव्स एंड फ्लावर। तो किसमें ये करता है, लीफ और फ्लावर। अगर प्लांट जैसे मान लीजिए लीफ फ्लावर ऑल्ट हो गया है तो उसको ड्रॉप करने में हेल्प करता है, फॉल करने में, और सीनेंसेंस को लाने में मतलब प्रोमोट करता है कि सीनेंसेंस को आए, मतलब ऑल्ड स्टेज आने में ये हेल्प करता है। और क्या कहता है, हाईली इफेक्टिव इन फूड राइपनिंग, अगर फूड को पकाना हो तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंड इथेन इनहेंस रेट रिस्पायरेशन, अगर कोई प्लांट राइपनिंग कर रहा है तो उसमें क्या होता है, उसका रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या कहता है, इनहेंस रेट ऑफ रिस्पायरेशन ड्यूरिंग फूड राइपनिंग, क्लाइमेटिक राइज इन रिस्पायरेशन उसका इंक्रीज कर जाता है। एंड ये क्या करता है, ब्रेक सीड एंड बड डोमेंसी, उसमें अगर डोमेंसी का कंडीशन है, कोई सीड अगर मान लीजिए को रखा हुआ है तो उसके डोमेंसी को ब्रेक करना तो कौन हेल्प करता है, ये आपका इथाइलिन हेल्प करता है। और ये क्या करता है, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है इथाइलिन, ठीक है। और ये करता है इनिशिएशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फूड सेटिंग इन पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल में सिंक्रोनाइजेशन और इनिशिएशन में फूड का हेल्प करता है। और इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, अगर मैंगो में फ्लावर लाना हो तो इथाइलिन का स्प्रे किया जाता है। एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन एग्रीकल्चर, इसका एग्रीकल्चर में बहुत यूज किया जाता है वाइडली, बिकॉज इट्स रेगुलेट सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता है। एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ इथाइलिन जो होता है वो इथेफॉन है, ठीक है। ये क्या करता है, इट हैज़ फूड राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल्स, ये टोमेटो और एप्पल्स में फूड राइपनिंग को इन्हेंस करता है। एंड एसिलेट द एब्सेशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट, एब्सेशन को मतलब फॉल को इंक्रीज करता है। एंड थिनिंग ऑफ कॉटन के थिनिंग को इंक्रीज करता है, एंड चेरी एंड वॉलनट का। एंड प्रमोट फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन कुकुम्बर, अगर कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करना है उसके फॉर्मेशन को तो यहाँ पे इथाइलिन यूज किया जाता है। एंड इंक्रीज द यील्ड को, उसका यील्ड इंक्रीज करना हो तो। इसके बाद है एब्सिसिक एसिड, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होगा। जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड द इनहिबिटर ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म, तो ये क्या करता है, प्लांट के जो मेटाबॉलिज्म बहुत सारे रिएक्शन चलता है उसको इनहिबिट करने में हेल्प करता है। और क्या करता है, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन में इनहिबिट करता है ये। एंड स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, देखिए कोई भी प्लांट है तो उसमें अगर टेंशन का कंडीशन है, स्ट्रेस का कंडीशन है तो उसमें क्या होता है, उसका जो स्टोमाटा होता है वो क्लोज हो जाता है। तो ये क्या करता है, एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। एंड स्ट्रेस हार्मोन इसे बोलते हैं। और क्या करता है, ये इंड्यूस सीड डोमेंसी, सीड के डोमेंसी में इंड्यूस करेगा। और एब्सिसिक एसिड हेल्प इन सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर अनफेवरेबल ग्रोथ फैक्टर, अगर बहुत सारा अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसको सहने विथस्टैंड करना, ये कौन हेल्प करेगा, एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन इसलिए इसे बोला गया है। एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एंटागोनिस्ट ऑफ द जिबरेलिक एसिड, जो एब्सिसिक एसिड होता है ना वो एकदम अपोजिट होता है जिबरेलिक एसिड का, तो इसलिए इसको एंटागोनिस्ट बोला गया है इसका जिबरेलिक एसिड का। इसका क्या होता है, रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कुड बी कम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक होता है। एंड द रोल ऑफ द प्लांट ग्रोथ कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक एंड सिनर्जिस्टिक, तो जो प्लांट ग्रोथ होते हैं ना रेगुलेटर, वो दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है जैसे मान लीजिए दो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है तो इसका कुछ ऐसा भी बिहेवियर हो सकता है कि दोनों का अपोजिट हो, और कुछ ऐसा भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कि दोनों का बिहेवियर क्या सिनर्जिस्टिक होगा, मतलब सेम होगा उसका बिहेवियर, उसका काम करने का प्रोसेस रोल उसका जो प्ले करेगा वो दोनों का रोल अगर सेम हुआ तो उसको सिनर्जिस्टिक बोलेंगे, अगर अलग हुआ तो एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। और क्या है, इवेंट वेयर मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंटरेक्ट अफेक्ट द इवेंट, तो अगर मान लीजिए बहुत सारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, उस प्रोसेस को मतलब प्लांट के प्रोसेस में ग्रोथ में बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या कर सकता है, डोमेंसी कर सकता है सीड एंड बर्ड में, एब्सेशन ला सकता है, सीनेंसेंस एंड एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्ले इंटरसेलुलर एंड इंट्रांसिक कंट्रोल, तो ये इंट्रांसिक कंट्रोल करता है, इंट्रांसिक मतलब अंदर से,
इंटरनली पार्ट से। एंड द सेवरल इंट्रांसिक फैक्टर क्या होता है, एक मान लीजिए इंट्रांसिक फैक्टर बोला था कि अंदर का प्रोसेस चल रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सट्रांसिक, तो यहाँ पे बाहर का प्रोसेस चल रहा है। जैसे मान लीजिए इंट्रांसिक फैक्टर कौन अफेक्ट कर सकता है प्लांट को, टेम्परेचर कर सकता है, लाइट कर सकता है, कंट्रोल ग्रोथ कर सकता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, ये आउटर का प्रोसेस होता है एक्सट्रांसिक। एंड फोटोपोइटिज में, तो फोटोपोइटिज में क्या होता है कि कोई प्लांट है उसमें कितना टेम्परेचर, कितना लाइट आया है जिससे उसका प्लांट को अफेक्ट हुआ उसकी फ्लावरिंग आने में, तो ये आपका फोटोपोइटिज में होता है। तो इन्फ्लुएंस द रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ द लाइट एंड डार्क, लाइट या डार्क कंडीशन होता है जो क्या करता है फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है। यहाँ बात करते हैं पहला लॉन्ग डे प्लांट। एलडीपी क्या है आपका, लॉन्ग डे प्लांट है। तो ये क्या करता है, नीड लाइट एक्सपोजर मोर देन क्रिटिकल लाइट पीरियड। तो क्रिटिकल लाइट पीरियड क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, तो इस प्लांट में एक मतलब मान लीजिए मीडियम, तो इस मीडियम कंडीशन से मतलब अगर उसको इससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, इससे कम भी नहीं चाहिए, तो एक पीरियड ऐसा टेम्परेचर का इतना मतलब इतना अमाउंट चाहिए कि उससे मतलब उसके अफेक्ट नहीं हो, मतलब वो ज़्यादा भी नहीं हो और वो कम भी ना हो, एक मीडियम रेंज हुआ, उसका क्रिटिकल लाइट हो गया। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो उसका प्लांट का ग्रोथ क्या जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, फ्लावरिंग नहीं आएगा। तो जो आपका लॉन्ग डे प्लांट होता है ना, उसको कितना लाइट चाहिए, उसके क्रिटिकल प्लांट से मोर देन चाहिए, मतलब उसकी जितनी मतलब वो टॉलरेट कर सकता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। किसको, लॉन्ग डे प्लांट को। अगर लॉन्ग डे प्लांट की बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए कंपेयर टू मीडियम से, तो क्रिटिकल लाइट से थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अगर शॉर्ट डे प्लांट की बात करते हैं, एसडीवी मतलब शॉर्ट डे प्लांट, तो शॉर्ट डे प्लांट में हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, नीड लाइट टू एक्सपोजर लेस देन क्रिटिकल लाइट पीरियड। तो हमें एक मीडियम से कम चाहिए, एक क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम चाहिए प्लांट की ग्रोथ को फ्लावरिंग आने में। एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, तो इसमें कोई भी ये नहीं होता है कि नो कोरिलेशन बिटवीन द एक्सपोजर टू द लाइटेशन इंड्यूस फ्लावरिंग, मतलब इसका टेम्परेचर एक कंडीशन में सर्टेन कंडीशन मिलेगा, ये मतलब फ्लावरिंग्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ द डार्क एंड लाइट इक्वली इंपॉर्टेंट। तो लाइट का जो यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग प्लांट में क्या होता है, इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि ज़्यादा हुआ डार्क कंडीशन आया या लाइट कंडीशन आया। अगर मान लीजिए लॉन्ग डे प्लांट में अगर डार्क कंडीशन आया, अगर लाइट आया ही नहीं, तो वो क्या होगा, फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो जो साइड ऑफ परसेप्शन होता है, मतलब लाइट जहाँ पे आता है, परसेप्शन मतलब यहाँ पे जहाँ पे लाइट आ रहा है, तो साइड ऑफ परसेप्शन ऑफ द लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन ऑफ आर क्या होता है, लीव्स होता है। लीव्स वो वैसा पार्ट होता है जहाँ पे मान लीजिए लाइट आएगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, तब वो प्लांट क्या करेगा, भोजन अपना अपना फूड बनाएगा, फिर वो एनर्जी ले पाएगा, एटीपी बनाएगा। ठीक है, और ये क्या, हाइपोथेटिकली एनी हार्मोनल सब्सटेंस, हाइपोथेटिकली एनी हार्मोनल सब्सटेंस क्या होगा, मूव फ्रॉम लीव से क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कुछ बना है फॉर्मेशन, जैसे प्लांट में यहाँ पे बना, जैसे अपना फूड बनाया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया, तो अब ये क्या है, ये प्लांट को फ्लोएम के थ्रू क्या होगा, लीव्स के थ्रू सूट वाले पास में जाएगा, अलग अलग पार्ट में जाएगा, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको मतलब यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो मूव फ्रॉम लीव्स टू द सूट एपेक्स इंड्यूस फ्लोरिजन। तो ये क्या करेगा, फ्लोरिंग को मतलब इंड्यूस करेगा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है तो उसमें क्या हो, जब तक वो फ्लावर नहीं आएगा तब तो उस फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसका ग्रोथ इंक्रीज नहीं होगा, तो ये प्रोसेस यहाँ चलती है। तो ये प्लांट हो गया आपका, ये आपका क्या लॉन्ग डे प्लांट है। इसमें क्या है, आपको जो यहाँ पे एक नॉर्मल मीडियम क्रिटिकल टेम्परेचर लिया गया, जिसमें क्या हुआ, इसके नीचे का लाइट आया तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ पे क्या किया गया है, अगर लाइट को इंक्रीज कर दिया गया तो यहाँ पे एबव टेम्परेचर में, क्रिटिकल टेम्परेचर से एबव टेम्परेचर लिया गया, एबव लाइट लिया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लावरिंग आ गया है। अगर यहाँ शॉर्ट डे प्लांट में देखते हैं तो यहाँ देखिए बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या दिखाया गया है, लाइट आया तो फ्लावरिंग हो गया, बट अगर यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा लाइट आ गया तो फ्लावरिंग नहीं हुआ, नो फ्लावरिंग। और जो आपका यहाँ पे ये डे न्यूट्रल प्लांट है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये फ्लोइंग आफ्टर वेजिटेटिव मेच्योरिटी यह फ्लावरिंग दे देता है, इसमें मतलब कोई टेम्परेचर का उतना टेंशन नहीं रहता लाइट का। तो यहाँ पे वर्नलाइजेशन प्रोसेस देखते हैं, तो ये क्या होता है आपका, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिपेंडेंस ऑफ द फ्लोइंग लो टेम्परेचर एक्सपोजर। मतलब जो वर्नलाइजेशन होता है ना, ये इसमें क्या होता है, प्लांट का फ्लोइंग होगा, इसमें लो टेम्परेचर एक्सपोजर, मतलब इसमें टेम्परेचर कम चाहिए, कम टेम्परेचर पे ये वर्नलाइजेशन करेगा। जैसे मान लीजिए विंटर सीजन हुआ तो यहाँ पे कुछ जो फ्लावर होता है वो क्या कब फ्लोइंग करता है, जब टेम्परेचर कम हो, मतलब विंटर सीजन में इस तरीक़े से। तो यहाँ वर्नलाइजेशन का प्रोसेस इसी टाइप्स का होता है ये।
तो वर्नालाइजेशन क्या रिफर करता है, स्पेशली टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावरिंग ए पीरियड ऑफ द लो टेम्परेचर के पीरियड में ये अपने फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। एंड इट इनेबल द प्लांट टू हैव सफिशिएंट एंड टाइम टू रीच मैच्योरिटी। उसके बाद ये क्या होगा, प्लांट सफिशिएंट टाइम से फिर बाद मैच्योरिटी में वो इनरीच करेगा, मतलब मैच्योरिटी में जाएगा। फिर क्या करेगा, वर्नालाइजेशन एप्लीकेबल ऑन विंटर। तो ये वर्नालाइजेशन कब एप्लीकेबल हो सकता है, इन विंटर वेराइटी, जैसे मान लीजिए व्हीट हो गया, राई हो गया और बार्ली हो गया, एज वेल एज बाइनियल जो जैसे भी प्लांट होते हैं बाइनियल प्लांट, वो सब क्या होगा, शुगर बीट हो गया, कैबेज हो गया एंड कैरोट हो गया, ये सारा क्या आता है विंटर सीजन में इंड्यूस होता है, मतलब सिर्फ फ्लावरिंग, तो ये इसका प्लांट को मतलब डेवलप होता है। तो ये यहाँ तक था। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।